Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So far we are discussing about MMF by concentrated winding. So in this lecture we are going to discuss about MMF due to a distributed winding and what are the various advantages of using a distributed winding. So it's very simple, you don't need to worry much about it, because if you know how to calculate the MMF due to a concentrated winding, distributed winding is just summing up. You have to take each phase and then sum up the waveforms of all the three phases. यानी कि हम तीन phases को लेंगे A, B, C, ठीक है, और जैसे हमने MMF ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग फाइंड किया था वैसे ही हम A, B, C के लिए अलग अलग निकाल के उसको सबको सारी वेवफॉर्म्स को जोड़ेंगे तो हमें MMF ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मिल जाएगा। और एक ये होगी कि MMF में इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो भी मेरा इन्वॉल्व हो जाएगा। बाकी जो इक्वेशंस है दीज आर ऑलमोस्ट सेम, so you don't need to worry much about this topic, that is MMF of distributed winding. Still let's try to study about MMF of a distributed winding. Okay, so if you remember the last class हमने MMF due to a concentrated winding किस तरीके से किया था। हमने एक स्लॉट लिया था, एक A और A डैश है ना, A से हम कंडक्टर को इन डाल रहे हैं और A डैश से कंडक्टर आउटसाइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या हमारी MMF की वैल्यू आई थी, डेट वाज अराउंड Ni/2 है ना, Ni/2 cos थीटा आई थी हमारी, जो फंडामेंटल वैल्यू थी 4/π इंटू Ni/2 cos थीटा, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में लेट अस सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में लेट अस सपोज कि हमने एक जो फिगर है वो क्या शो कर रही है, बेसिकली इट शोज अ फेज ए ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने 2 पोल और 3 फेज AC मशीन, ठीक है। बेसिकली जो ये फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये फिगर है ना, तो दिस इज नथिंग बट अ 2 पोल 3 फेज AC मशीन, 2 पोल है ना, 3 फेज AC मशीन है ये, ठीक है। अब इसमें हम किसी एक फेज को कंसिडर करें, लेट अस सपोज वी आर कंसिडरिंग एक्सिस ऑफ फेज A, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग एक्सिस ऑफ फेज A, और बेसिकली फेज B और C को मैंने कहाँ पे माउंट किया, दीज आर माउंटेड इन द एम्प्टी स्लॉट्स, फेज B एंड C आर माउंटेड ऑन द एम्प्टी स्लॉट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फेज A आ गया, ओके, दिस इज फेज A एंड A डैश, दिस इज फेज A एंड rest the phase B and as well as the phase B, this is the phase B and B dash, these are mounted on the empty slots, okay, and this is the phase C and as well as this is a phase, okay, C. So phase B and C are mounted on the empty slots, ठीक है। तो all the phases are identical, ठीक है। यहाँ पे हम ये assumption लेके चल रहे हैं कि जो सारे phase है वो identical है, बैलेंस करंट कैरी करते हैं, दे आर नॉट कैरिंग एनी अनबैलेंस करंट एंड दे आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो तीनों फेजेस हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट पे हैं, ठीक है। तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज अराउंड 120 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो बेसिकली लेट अस कंसिडर द फेज। हम यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही कहा था कि पहले हम एक फेज के बारे में देखेंगे, उसके बाद में सारे फेजेस को हम ऐड कर देंगे। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि MMF ऑफ फेज A अलोन, ठीक है। और बेसिकली वाइंडिंग इज अरेंज इन 2 लेयर्स। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो, वाइंडिंग यहाँ पे जो है अगर आप ध्यान से देखोगे 2 लेयर्स में है ना, ये देखो देख रहे हो आप, ये 2 लेयर्स। सो वाइंडिंग इज अरेंज इन 2 लेयर्स, है ना, वाइंडिंग इज अरेंज इन 2 लेयर्स, ठीक है। और ईच कॉइल इज हैविंग टर्न NC, अगर मान के चलते कि हर एक कॉइल का जो टर्न है वो NC है, ठीक है। 1 कॉइल इज इन द टॉप स्लॉट एंड द अदर कॉइल इज इन द बॉटम स्लॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 लेयर है ना, तो 2 लेयर में डबल लेयर वाइंडिंग, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो एक कॉइल जो है वो टॉप स्लॉट में है और जो दूसरा कॉइल है वो बॉटम स्लॉट में है, ठीक है। तो MMF ऑफ वेव सीरीज ऑफ स्टेप्स इज 2n into IA। ये कैसे आया, इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेव फॉर्म्स इंडिविजुअली हम वेव फॉर्म को समझते हैं। तो पिछली जब हमने MMF ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग देखा था तब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब भी
एट द मिड पॉइंट आता है, मतलब जैसे कि हमारा नॉर्थ और साउथ पोल के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे जो मेरा एमएमएफ रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, और रोटर जब घूमता है जहाँ पे ये पोल होता ही नहीं है वहाँ पे वो 0 होगा। तो उसी तरीके से लेटस यहाँ पे हमने फेज़ ए का ले लिया, तो फेज़ ए का कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 1 डैश, है ना, 1 से 1 डैश हमने मान लिया है। सो दिस इज नथिंग बट 1 से 1 डैश जो होगा दैट डिस्टेंस इज विल कॉल इट एज पोल पिच, ठीक है, दिस डिस्टेंस विल कॉल इट एज पोल पिच। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे रोटर उसके बीच में नहीं है, मतलब जो हमारा मैग्नेट है उसके बीच में, नॉर्थ साउथ जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके नीचे नहीं है, तो दैट्स वाई दिस विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। बट नाउ फ्रॉम 1 to 1 डैश, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी, जो एमएमएफ है वो मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 NI हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस साइड में -1/2 NI हो जाएगा, ठीक है। अगेन इट विल गो टू 0 एट 1 डैश, इट विल गो टू 0 एट 1 डैश एंड दिस विल कम आउट टू बी -1/2 NI, ठीक है। तो ये हो गया फेज़ ए का। अब इसी तरीके से हम फेज़ बी का ले सकते हैं, ठीक है। फेज़ बी में 2 पे 0 रहेगा, ठीक है, 2 पे 0 रहेगा, 2 डैश पे 0 रहेगा, दिस इज 2 डैश, ओके, 2 डैश पे 0 रहेगा, ओके। नाउ यहाँ पे 2 डैश, 2 से पहले इट विल बी -1/2 NI एंड आफ्टर फ्रॉम 2 to 2 डैश इट विल बी 1/2 NI एंड आफ्टर 2 डैश अगेन इट विल बी -1/2 NI। तो इस तरीके से हमारी वेव फॉर्म हो जाएगी। अब थर्ड वेव में उसी तरीके से हमने ये तीसरी वेव बना दी, ठीक है। अब एमएमएफ क्या कहता है, एमएमएफ क्या कहेगा कि इन सारी वेव्स को ऐड, क्योंकि ए फेज, बी फेज, सी फेज, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो अगर देखो ध्यान से देखो, मैं एक एक करके दिखाऊंगा, बाकी सब आप अंडरस्टूड समझेंगे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये क्या है -1/2 NI, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज अगेन -1/2 NI, yes, and the last one is again this is also -1/2 NI, ठीक है। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 कितना होता है 1, और 1/2 + 1 3/2, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा मेरा 3/2 NI एट दिस डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा मेरा 3/2 NI आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सबको ऐड करते जाएंगे तो इट विल फॉर्म सम स्टेप वेव, एक मिनट को बचा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया मेरा ठीक है। नाउ सो इट विल फॉर्म, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, तो एक का मैग्नीट्यूड हो गया -3/2 NI, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देख रहे हो ध्यान से, तो इट इज फॉर्मिंग अ स्टेप वेव, स्टेप वेव, है ना, स्टेप वेव फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी 3/2 NI हो गया, क्योंकि देखो 1/2 1/2 1/2 3/2, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ध्यान से देखो, हमारे केस में कितना आ रहा था 2 NI आ रहा था ना। 2 NI क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ गलती से मैंने यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ 3 लिए हैं, है ना। तो देयरफॉर 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2 हुआ, लेकिन हमने जो डायग्राम लिया है उसमें 4 स्लॉट्स है, 4 स्लॉट्स 1 2 3 4, तो हर एक की वजह से कितना है 1/2 1/2 1/2 1/2, है ना। तो दैट विल बी, टोटल विल बी 2 times N × I, ठीक है। सो हमें देखो ध्यान रखना है कि एमएमएफ जो होता है, हमने पिछली क्लास में निकाला था, एमएमएफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए कितना था NI/2, है ना, × cos थीटा × 4/π, ये था हमारा। अब ध्यान से देखो, अगर ये तो था मेरा, अगर मेरे पास में 2 पोल्स हुए, और अगर मेरा 4 पोल्स होता तो इट विल बी NI/4, 6 पोल्स होता तो इट विल बी NI/6,
और अगर ये मेरा p पोल्स के लिए डिफाइन किया जाए देन इट इज ni बाई p इंटू 4 बाई पाई कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए अब हाँ एक चीज और देखो, अब ये स्टेप वेव को अगर आप अप्रॉक्सीमेट करते रहो, यानी कि जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा उतना जो मेरा वेव फॉर्म है, रिजल्टेंट वेव फॉर्म, दैट विल बी मोर क्लोज टू द साइनूसॉइडल वेव फॉर्म। इसलिए हमने देखो सेकंड में हमने इस तरीके से हमारी ये जो वेव फॉर्म है ये आई थी, हमारी स्पेस फंडामेंटल वेव एमएमएफ आ गई 2NiA। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको, है ना। सो एज कंपेयर टू concentrated coil, distributed coil winding produces in closer approximation to sinusoidal, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा। तो बेसिकली किसी भी एमएमएफ वेव को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फंडामेंटल कंपोनेंट और दूसरा क्या है मेरा हार्मोनिक्स में। ठीक है, कि किस मेथड से कर सकते हैं, बेसिकली यू कैन यूज फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज यूज करके हम किसी को भी फंडामेंटल कंपोनेंट और हार्मोनिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में मैंने अभी भी आपको बताया था f1 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 बाई पाई ni बाई 2 कॉस थीटा। पर p पोल्स के लिए क्या होगा 4 बाई पाई ni बाई p इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वाइंडिंग ऑन एमएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय kd। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, हमने निकाला था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो kd भी लगेगा इसमें। देयरफॉर f1 ऑफ थीटा क्या बन जाएगा 4 बाई पाई ni बाई p इंटू kd कॉस थीटा। अगर मान के चलें कि हमारी जो कॉइल है वो शॉर्ट पिच्ड है, तो मेरा बन जाएगा 4 बाई पाई kc kd इंटू ni बाई p इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द एमएमएफ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू को बंद कर देंगे तो एफ मैक्सिमम विल बी 4 बाई पाई kc kd इंटू ni बाई p। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। तो एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स इज एलिमिनेटेड, है ना। हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो मेरी जो वेव फॉर्म है दैट इज बिकमिंग क्लोज टू साइनूसॉइडल वेव फॉर्म। अगर साइनूसॉइडल वेव फॉर्म के क्लोज आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे जो हार्मोनिक्स है वो कम हो रहे हैं। अगर मेरे हार्मोनिक्स कम होते हैं तो क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ जो है दैट इज बिकमिंग मोर साइनूसॉइडल। ठीक है, देखो मुझे एट द लास्ट क्या चाहिए कि हार्मोनिक्स बहुत कम हो, क्योंकि अगर जितने हार्मोनिक्स रहेंगे उतना नॉइस रहेगा, उतना लॉसेस रहेंगे, लॉसेस जितने रहेंगे उतने मेरी एफिशिएंसी कम होगी। सो विद द एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स आयरन लॉसेस आर डिक्रीज। ठीक है, आयरन लॉसेस आर डिक्रीज एंड द एफिशिएंसी विल इंक्रीज। क्योंकि सीधी सी बात है, एफिशिएंसी क्या होता है मेरा आउटपुट बाय इनपुट प्लस लॉसेस। सो इफ लॉसेस आर डिक्रीजिंग डेफिनेटली योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्मेचर वाइंडिंग इज मैकेनिकल बैलेंस्ड वेल सिंस आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन ऑल स्लॉट्स। यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में कोई भी दो स्लॉट्स पे हम एक ही बार उसको कॉइल करते जा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, और बाकी सारे जितने भी स्लॉट्स है वो खाली है। तो एक कॉइल पे ज़्यादा हमारे पास में वजन आ रहा है, तो हम एक तरीके से कहते हैं कि वो मैकेनिकली बैलेंस नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल में ऑलमोस्ट ऑल स्लॉट इज यूटिलाइज्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकली बैलेंस्ड। ठीक है, सो और भी हम कह सकते हैं एडवांटेज एज इंटायर आर्मेचर कोर इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, पूरा आर्मेचर कोर यूटिलाइज होता है, और टेम्परेचर राइज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कॉपर लॉस जो होता है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन कूलिंग इज इफेक्टिव सिंस इंटायर सरफेस एरिया इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, और लेस स्लॉट डेप्थ कंपेयर्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एंड लेस लीकेज फ्लक्स होता है, लेस रिलक्टेंस होता है, और लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, बेसिकली हमारा जो रिडक्शन है फंडामेंटल वोल्टेज में हल्का सा रिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ द फैक्टर kd, है ना, देयर इज स्मॉल रिडक्शन इन फंडामेंटल वोल्टेज। सो ये तो था बच्चों एमएमएफ ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, अगली क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 फेज वाइंडिंग। जब हम 3 फेज वाइंडिंग की बात करें तो वहाँ पे आरएमएफ कैसे बनता है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।